नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव क्यूबिक्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर यहाँ पर आए हैं। 25 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और हमारे चैनल को लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि हिंदी आपके परीक्षा में जो है एक महत्वपूर्ण मार्ग जो है निर्देशित करने वाला है, एक जो है अहम भूमिका अदा करने वाला है। और आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द क्या है दोस्तों? वहां पर ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है दत्तचित्त, सी ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि और डी ऑप्शन है जितेंद्री। तो इंद्रियों को जीतने वाला दोस्तों अगर उसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। डी ऑप्शन जो होता है दोस्तों सही होता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद है। पवन दोस्तों अयादि संधि का कई बार पूछा गया है। ये पवन का संधि विच्छेद है। यहां पर प प्लस अवन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है प प्लस वन, सी ऑप्शन है पो प्लस वन अन और डी ऑप्शन है पौ प्लस अन। तो पवन का जो संधि विच्छेद है दोस्तों सी ऑप्शन है पो प्लस अन। पो प्लस ओ के बाद अगर असमान स्वर आते हैं दोस्तों तो सॉरी औ में बदल जाते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद से ही है और यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है पुनर प्लस जन्म, बी ऑप्शन है पूह प्लस नर जन्म, सी ऑप्शन है पुनः प्लस जन्म और डी ऑप्शन है पुनर प्लस आजन्म। तो यहां पर दोस्तों ये संधि है पुनः प्लस जन्म होगा, सी ऑप्शन सही है। क्योंकि यहां पर दोस्तों विसर्ग संधि है, क्योंकि पुनः के बाद अगर ज आता है दोस्तों तो ये विसर्ग जो होता है र में बदल जाता है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा? पुनर्जन्म बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि। इत्यादि शब्द में संधि है। इत्यादि शब्द में संधि है। ए ऑप्शन है यड़ संधि, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है गुण संधि और डी ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो यहां पर दोस्तों इत्यादि में जो होगा ए ऑप्शन सही होगा, यड़ संधि होगा। क्यों? क्योंकि अगर इति प्लस आदि क्या हो जाएगा दोस्तों? इति प्लस आदि। अगर ई के बाद अगर असमान स्वर इत प्लस आदि, तो यहां पर ई से तो यह बन गया और ये बन जाएगा या, और यहां से ई निकाल लेंगे तो बनेगा दोस्तों इत्य, यहां पे आदि, इत्यादि बन जाएगा। ये यड़ संधि का है दोस्तों उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक रगड़ना। मुहावरा है दोस्तों नाक रगड़ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ यहां पे पूछा है दोस्तों नाक रगड़ना। ए ऑप्शन है नाक में चोट लगना, बी ऑप्शन है इज्जत देना, सी ऑप्शन है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, डी ऑप्शन है चापलूसी करना। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? नाक रगड़ना का अर्थ हो जाएगा दीनता पूर्वक जो है प्रार्थना करना।
तो सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम है। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या है दोस्तों? ए है उत्थान, बी है उत्कर्ष, सी है रोपड़ और डी है अवनति। तो उन्मूलन का जो विलोम है दोस्तों वह होता है रोपड़। सी ऑप्शन सही है। उत्थान का जो होता है दोस्तों विलोम जो होता है पतन होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। अवनति का उन्नति होता है। तो ये भी जानते रहेंगे दोस्तों, उत्थान का पतन, उत्कर्ष का अवकर्ष, रोपड़ का तो उन्मूलन का रोपड़ हो गया, अवनति का उन्नति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? ए चारण काल, बी आदिकाल, सी वीरकाल और डी बीजोपन काल। तो सबसे विवादित जो दोस्तों हिंदी साहित्य में रहा आदिकाल के नामकरण के ही लेकर जो है सबसे विवादित रहा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? बीजोपन काल कहा था। ये जो है इसको कहा था विश्वनाथ प्रसाद ने जो है इसको जो है वीरकाल कहा था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और चारण काल जो थे राम कुमार वर्मा कहे थे, राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों सबसे विवादित ये काल रहा है। और इसमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग भी चला था, इन्होंने आदिकाल को जो है बीजोपन काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सूधो स्नेह को मार्ग जहां नैक सयानप बांक नहीं। ये जो है पंक्ति किसकी है? अति सूधो बहुत महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं, कोटेशन भी पूछे जाते हैं, उपनाम भी पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको हर चीज एकदम माइंड से पढ़ना है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्योंकि जो इसका स्टैंडर्ड होगा, जितने बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि सर ऐसा आएगा तो ये क्या होगा, ऐसा आए तो ये क्या होगा, आप बिल्कुल ही फ्रेश माइंड से जो है एकदम पढ़िए और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करिए। जो विवादित हैं, जो अपवादित हैं, उनको जो है किनारे रखकर, क्योंकि उनके वजह से जो है और भी चीजें जो है बिगड़ जा रही हैं। तो हमें जो है क्या उसका जो है मेन पॉइंट क्या होता है, चाहे क्या कहते हैं कि संधि है, समास है, उसके जो है हम मेन पॉइंट को पकड़े हैं। अगर वो चीज हमें दिखती है तो वो समास या उस संधि हो जाएगी। तो ऐसा आपको करना है। तो यहां पर जो क्या कहते हैं पंक्ति है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग जहां नैक सयानप बाक नहीं। इसकी अगली भी पंक्ति है। तो इसकी जो पंक्ति के जो लेखक हैं कौन है? ए है आलम, बी है बोधा, सी है ठाकुर और डी है घनानंद। तो ये दोस्तों क्या है, इसके जो ऑप्शन है, ये पंक्ति जो लिखी है वह घनानंद ने लिखी है। और घनानंद जो थे वह रीत मुक्त कवि थे। इनकी जो रचना है सुजान सागर है, जो कि बहुत ही फेमस रचना है। और यहाँ पर ये रीत मुक्त कवि भी हैं रीत काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कालिंदी का पर्यायवाची है। पर्यायवाची को दोस्तों समानार्थी भी कहते हैं। कालिंदी जो श्री कृष्ण थे तो कालिंदी के नदी के किनारे ही खेलते थे। कालिंद कूल कदम्ब की डारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो करो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो निंति निज, कालिंद कुल कदम्ब की डारन। तो कदम्ब यहाँ पर कदम्ब की कालिंद कुल, यहाँ पे कालिंदी है। तो कालिंदी का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों क्या है? ए ऑप्शन दिया है सरस्वती, बी ऑप्शन दिया है लक्ष्मी, सी ऑप्शन दिया है गंगा और डी ऑप्शन है यमुना। तो यहां पर जो होगा दोस्तों क्या होगा? यमुना होगा।
और उसी कालिंदी नदी में ही दोस्तों कौन एक कालिया नाग रहता था, आप लोगों ने देखा होगा, तो यमुना नदी में ही वो जो था। तो यहां पर जो है कालिंदी का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा, यमुना होगा। नेक्स्ट है यहां पर है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है। पहली आत्मकथा कौन सी है, उसके लेखक कौन है, क्योंकि पहली आत्मकथा के लेखक पूछा है। तो यहां पर दिया है श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। तो यहां पर दोस्तों यहां पे जो है प्रिंटिंग में ऐसा हो गया है, लेकिन यहां पर ये चारों ऑप्शन नहीं है। इसके जो पहली आत्मकथा के लेखक हैं बनारसी दास जैन हैं। बनारसी दास जैन है पहली आत्मकथा के लेखक, और उनकी जो आत्मकथा है वह है अर्ध कथा। क्या है दोस्तों, अर्ध कथा। इनकी जो रचना है, इनकी जो आत्मकथा है, जो हिंदी के जो है पहली आत्मकथा के लेखक हैं। बाई प्रिंट ऐसा हो गया है, आपको यहां पे जानना है पहली आत्मकथा के लेखक कौन है, बनारसी दास जैन है। और उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो उनकी आत्मकथा का नाम अर्ध कथा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि को कवियों का कवि भी कहा जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलम का सिपाही, कलम का जादूगर किस कवि को कहा जाता है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। इस तरह उनके जो उपनाम होते हैं दोस्तों वो भी पूछे जाते हैं। और यहां पर पूछा है कि किस कवि को जो है कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि। तो यहां पर ऑप्शन है धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चारों दोस्तों आधुनिक युग के कवि हैं, और इसको जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कवियों का जो कवि होता है शमशेर बहादुर को कहा जाता है। एक होता है दोस्तों कलम का जादूगर। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, यह भी जान लीजिए, पूछा जाता है दोस्तों। कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को। बेनीपुर के थे दोस्तों, तो इनका नाम बेनीपुरी हो गया। ठीक है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है दोस्तों, कलम का सिपाही, ये भी पूछा गया है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। कलम का सिपाही प्रेमचंद्र को कहा जाता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जो है उनके जो उपनाम होते हैं उन उपनामों को भी एक बार दोस्तों ध्यान से देखना है, क्योंकि अब आपको पढ़ने की नहीं, माइंड में अपने सेटअप करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय अब बिल्कुल ही नजदीक है। एकदम रात दिन एक कर दीजिए दोस्तों अपनी तैयारी को, अपने मुकाम को पाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चांस है आप लोगों के लिए। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 12 है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये जो पंक्तियां हैं किस रचनाकार की हैं, ये है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है केशवदास और डी है सूरदास। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये जो पंक्ति है दोस्तों वह कबीरदास की है। कबीर जो कवि हैं वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, वो भी ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, क्योंकि ये किसी को मानते नहीं थे, ये भी राम को मानते थे, लेकिन इनके जो राम थे वो निर्गुण थे, निराकार थे। इसलिए उन्होंने ये पंक्ति कही थी, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये जो पंक्ति है वो कबीरदास की है। और कबीरदास की भाषा को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको जो है साधुकड़ी भाषा कहा है। श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को जो है पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुछ जो कवि होते हैं वो उनसे हर क्वेश्चन हर तरह के बन जाते हैं, तो महत्वपूर्ण कवियों को देखना बिल्कुल ही एकदम अनिवार्य हो जाता है। यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 13, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है दोस्तों, ए है बालमुकुंद गुप्त, बी है
हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि जो दोस्तों निबंध है वह रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने जो रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी आज जो है उन्होंने जो है निबंध लिखे हैं। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो आज सबसे प्रमाणित ग्रंथ माने जाते हैं हिंदी साहित्य का जो है, जो उन्होंने काल विभाजन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो यहां पर ए ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, बी है सदल मिश्र, सी है लल्लू लाल जी और डी है राम प्रसाद निरंजनी। तो प्रेम सागर जो रचना है दोस्तों वह सी ऑप्शन लल्लू लाल जी की है। और इसमें यह भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, नासकेतोपाख्यान, तो वो सदल मिश्र की है। सुख सागर सुखलाल की, मुंशी सदा सुखलाल की है। तो भाषा जो है का जो है उन्होंने राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा है, व्याकरण लिखा है भाषा का। तो सबकी ये रचनाएं जो हैं ये प्राचीन समय की हैं या जो है वीर गाथा काल की हैं, इनको जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अब यहां पे दोस्तों ये शब्द पहले हमें पकड़ना है, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है, कुछ अलग है यहाँ पे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पहले देखेंगे। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संज्ञा के जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन होते हैं? पहला होता है दोस्तों रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है दोस्तों योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। अगर यही दोस्तों पूछा होता कि प्रयोग के आधार पे या अर्थ के आधार पे, तो वो 5 होते संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है? यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है? व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति के आधार पे क्या है? 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण, अगर वह स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है। कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो निर्जीव होते हैं, तो उनका निर्धारण कैसे होता है? यहां पर यही पूछा है। तो यहां पर ए ऑप्शन है प्रत्यय, बी ऑप्शन है संज्ञा, सी ऑप्शन है क्रिया और डी ऑप्शन है सर्वनाम। तो शब्दों के जो हिंदी शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों वह किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर होता है। हमें जिस शब्द का जो है लिंग पता नहीं होता, हम उस शब्द को है वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं करके। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो वो शब्द स्त्रीलिंग है, अगर क्रिया पुल्लिंग है तो वो शब्द भी पुल्लिंग होता है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक दोस्तों बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पर जो होता है कारक के जो भेद पूछा है वह होते हैं 8 होते हैं। ये बहुत ही आप लोगों के लिए इजी भी प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। और पूछ देता है यहां पर जो है कि किसकी विभक्ति क्या होती है। एक बार मैं यहां पे आप लोगों को लिख दे रहा हूं। कर्ता की विभक्ति ने होती है, कर्म की विभक्ति को होती है, करण की विभक्ति, करण कारक जो होता है से होती है या के द्वारा होती है। संप्रदान की विभक्ति दोस्तों, संप्रदान की विभक्ति को या के लिए होती है। अपादान की विभक्ति दोस्तों, अपादान कारक से होता है, लेकिन यहां पर से अलग के अर्थ में होता है।
इसके बाद होता है संबंध कारक। संबंध में क्या होता है दोस्तों? का, की, के, ठीक है, ना, नी, ने भी होता है। अधिकरण का क्या होता है दोस्तों? अधिकरण में दोस्तों में और पर होता है। और आठवां है दोस्तों संबोधन कारक। संबोधन में होता है हे, ओ, अरे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी आपको जानना है। कारक 8 होते हैं और ये कारक की जो विभक्तियां होती हैं ये पूछी जाती हैं। कारक में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, अगर इतना आप जानते हैं तो समझ लीजिए आपने कारक जान लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान पूछा है दोस्तों। तो यहां पर घ का उच्चारण स्थान के लिए दिया है ए ऑप्शन मूर्धा, बी ऑप्शन कंठ, सी ऑप्शन तालु और डी ऑप्शन दंत है। तो घ का उच्चारण स्थान दोस्तों कहां से होता है? कंठ से होता है। जितने भी क वर्ग के होते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ह, अ, आ, इस सब का उच्चारण दोस्तों कहां से होता है? कंठ से होता है। पूरे जो क वर्ग होते हैं दोस्तों वो किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छ वर्ग किसके, यहां पे वर्ग नहीं होगा दोस्तों, छ जो होता है वर्ण होगा। यहां पे वर्ण किसके योग से बना है? वर्ण का मतलब अक्षर होता है, वर्ग नहीं। वर्ग में तो कई आ जाएंगे दोस्तों। यहां पर है क प्लस च, क प्लस च, क प्लस छ और क प्लस श। तो यहां पर जो छ का उच्चारण होता है दोस्तों, या छ किसके योग से बना है? तो यहां पर ए ऑप्शन जो होता है सही होता है। क प्लस श के योग से जो होता है छ बना हुआ है, ए ऑप्शन सही होता है। ये संयुक्त वर्ण में आते हैं दोस्तों। संयुक्त वर्ण आपके जो है हिंदी में जो होते हैं, एक जो होता है स होता है, एक जो होता है त्र होता है, एक ज्ञ होता है, एक श्र होता है। बनते कैसे हैं दोस्तों इनको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ये बनता है त और र से, और ये बनता है ज और इया से, और ये बनता है स और र से बनता है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा जो संयुक्त वर्ण है किनके किनसे किनसे बनते हैं, क्योंकि आपके जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके इस यूपीपी की दृष्टि से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठाए गए हैं दोस्तों। अपना जी जान लगा दीजिए इस वैकेंसी के लिए, अपने मुकाम को पाने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए जो है दोस्तों, क्योंकि समय जो है दोबारा चांस कब देगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके लिए गोल्डन चांस है ये। यहां पर पूछा है दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध कौन सा इसमें से शब्द है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता। तो यहां पर जो शुद्ध है दोस्तों कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, अस्पृश्यता होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग है तो यहां पर जो होता है दोस्तों पुल्लिंग, और इसे यहां पर ए ऑप्शन है कवयित्री, बी ऑप्शन है कवित्री, सी ऑप्शन है कवयित्री और डी ऑप्शन है कवयित्री। तो यहां पर दोस्तों कवि का जो स्त्रीलिंग है वह सी ऑप्शन कवयित्री होता है, जो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों तरड़ी का पर्यायवाची है। तरड़ी एक होता है दोस्तों तरड़ी, एक होता है तरुड़ी। ये जो होता है श्रुति सम भिन्नार्थक में पूछे जाते हैं। तरड़ी का तो अर्थ अभी यहां पे हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है नौका, सी ऑप्शन है युवती और डी ऑप्शन है नदी। तो तरड़ी का जो पर्यायवाची है दोस्तों बी ऑप्शन है, नौका होती है। अगर यही दोस्तों तरुड़ी का होता तो ये तरुड़ी हो जाता।
तरुणी का मतलब क्या होता? युवती हो जाता। लेकिन यहां पे क्या पूछा है दोस्तों? तरड़ी पूछा है। तरड़ी का क्या हो जाएगा दोस्तों? नौका हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, यहां पे गद्यांश को पढ़कर, गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे देख लेते हैं। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं, यानी एकदम कम होती हैं। पूंजी की रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य को भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के यहां पर हो जाएगा दोस्तों, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि हमने क्या जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हां है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं तो हमें अपने जीवन को भटकाने से बचाना होगा, क्योंकि लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये क्या कहते हैं कि गद्यांश था। यहाँ पे क्वेश्चन इससे जो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए हैं कि मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? क्यों लुभाते हैं दोस्तों? आराम के लिए। बी ऑप्शन है संपन्नता के लिए। डी ऑप्शन है भरे पूरे जीवन के लिए, और डी ऑप्शन है अच्छे जीवन के लिए। तो यहां पर दोस्तों क्या है? अच्छे जीवन के लिए जो बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करते हैं। बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं, कि बाहरी सुविधाएं, लोग अच्छा जीवन जीते हैं तो वो लुभावना करते हैं कि हम भी अच्छा जीवन जिए। यहां पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गद्यांश वही है क्वेश्चन, क्योंकि गद्यांश हमने एक बार पढ़ लिया है। क्वेश्चन यहां पर जो है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, तो एक शब्द वहां पे बताना है दोस्तों, सामर्थ्यवान, क्षमतावान, समर्थ, सक्षम और शक्तिशाली। तो दोस्तों जो व्यक्ति जो होता है रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सामर्थ्यवान होते हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में सक्षम होते हैं वो क्या कहे जाते हैं दोस्तों? सामर्थ्यवान कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका जो है गद्यांश यही है। गद्यांश हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, और यहां पे क्वेश्चन है प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है। तो यहां पर प्रतिष्ठा के अंबारों से दोस्तों क्या है? भार से। पहला ऑप्शन है भार से, ढेर से, आभार से और कृतज्ञता से। तो यहां पर दोस्तों यहां पर दिया है कि जो है यदि पुरस्कृत किया जाता है प्रतीक्षा के अंबारों, यहां पर प्रतिष्ठा नहीं दोस्तों, प्रतिष्ठा होगा। प्रतिष्ठा के अंबारों से ला दिया जाता है, परंतु अपना काम न करने दिया गया, तो निश्चय वो अनुभव करता है तो कठोर। तो यहां पर जो होता है कृतज्ञता होगा दोस्तों, कृतज्ञता होगा यहां पे। तो यहां पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों ये, और लास्ट में हम आपसे ये करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि समय बिल्कुल ही एकदम कम है, आप लोग जो है जी जान से लग जाइए, रात दिन एक कर दीजिए दोस्तों, केवल एक सीट पाने के लिए। सीट कितनी भी हो दोस्तों, लेकिन आपको तो एक ही चाहिए। अपने उस एक सीट के लिए जो है आप दिन रात जी जान से लग जाइए, और बी पॉजिटिव, एकदम सकारात्मक रहिए। सोचिए आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं ना आए, निगेटिव थिंकिंग्स ना आए। आप अच्छे से दोस्तों एग्जाम रूम में बिल्कुल ही साइलेंट, बिल्कुल ही मन स्थिति को काबू में रखकर करिए दोस्तों, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।